ओके आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस। इस चैप्टर के नाम को टाइटल को भी पहले समझ लेते हैं और उसके बाद इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके पास जो यूनिक वर्ड है दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस को हम ऑलरेडी रिपीटेटिवली हम लोगों ने काफी बार कवर कर लिया है। ये जो आपके पास वर्ड है ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हमने देखा था चैप्टर नंबर 1 में, ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू अचीव समथिंग। अब यहाँ जो लिखा है ना, ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर, ये वर्किंग टुगेदर ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब वो साथ काम कर रहे होते ना तो वो एक डिसिप्लिन में काम करते हैं, एक कंट्रोल के अंदर काम कर रहे होते हैं, एक हार्मनी में काम कर रहे होते हैं, एक सिम्फनी में काम कर रहे होते हैं, एक अरेंज्ड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में काम कर रहे होते हैं। उन्होंने चीजों को सेटअप किया हुआ होता है। ऐसा नहीं ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर का मतलब ये नहीं कि जब जिसका जो दिल चाहे काम करे, नहीं। यहाँ पे आपने एक सीक्वेंस सेट की होती है, चीजों को अरेंज किया होता है, ऑर्गेनाइज किया होता है, इस तरीके से सेटअप किया होता है कि आपके पास एक मैकेनिकल प्रोसेस चलना शुरू हो और फिर वो अकॉर्डिंगली चलना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का मतलब अगर तुम देखो तो यहाँ पे अरेंजमेंट, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है सेटअप, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है टू ऑर्गेनाइज, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि चीजों को सीक्वेंस में खड़ा करना, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है आपने प्रायोरिटाइज करना है चीजों को। तो इसमें चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि आप अपनी बिजनेस एंटिटी को, जहां पे आप बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो, उस जगह को, उसके लोगों को किस तरीके से अरेंज करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। आई होप आपको थोड़ा सा बर्ड आई व्यू मिल गया होगा। एट अ ग्लांस में जो पहला पैराग्राफ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार इसमें डेफिनेशन छुपी है किसकी? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि थ्रू आउट चलेगा। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज अ फॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ एक्टिविटीज दैट ब्रिंग एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस फॉर द अचीवमेंट ऑफ बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। नहीं सर, नहीं समझ आया। अब वक्त आ गया है मैं आपको दो वर्ड्स एक्सप्लेन कर ही दूं। नंबर 1 इज एफिशिएंसी, नंबर 2 इज इफेक्टिवनेस। मैंने प्लान किया था कि चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होने के बाद मैं इन दो वर्ड्स को एक्सप्लेन करूंगा, बट आई बिलीव कि अब वक्त आ गया है, इनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। लिखा है एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज अ फॉर्मल अरेंजमेंट। फॉर्मल का मतलब होता है रिटन, फॉर्मल का मतलब होता है ऑफिशियल। फॉर्मल का मतलब होता है रिटन, फॉर्मल का मतलब होता है ऑफिशियल। सर कैसे? लेट सपोज आप एक स्टूडेंट हो, आपने मुझे कहा सर मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप मुझे जो है वो एक एक डॉक्यूमेंट बना के दे दे कि मैं पिफा का स्टूडेंट, सॉरी मैं सीए का स्टूडेंट हूँ। आपने मुझे ये रिक्वेस्ट की कि मैं आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस का स्टूडेंट हूँ। तो मैंने कहा मैंने आपको एक फॉर्मल ईमेल कर दी है, मैंने आपको एक फॉर्मल ईमेल कर दी है। तो फॉर्मल ईमेल का मतलब क्या है? मैंने आपको एक ऑफिशियल ईमेल कर दी है, मैंने आपको रिटर्न में दे दिया है। सही है। तो यहाँ पे लिखा है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज अ फॉर्मल अरेंजमेंट। ये वो अरेंजमेंट है, ये वो अरेंजमेंट है जो कि ऑर्गेनाइजेशन में तमाम लोगों को लिख के दे दी है और कहा है ये आप पे ऑफिशियल कर दी गई है। यानी कि अब आप इससे बच नहीं सकते। अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी कैपेसिटी में काम कर रहे हो, आपने इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को, इस फॉर्मल अरेंजमेंट को आपने फॉलो करना है। सर ये फॉर्मल अरेंजमेंट है क्या? एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज अ फॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ एक्टिविटीज। ऑर्गेनाइजेशन में दो चीजें हो रही होती हैं, एक होती है एक्टिविटी और एक होती है कम्युनिकेशन। मल्टीपल एक्टिविटीज को हम कहते हैं प्रोसेस। आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में एक सिंगल एक्टिविटी भी हो रही होती है, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जिसे हम बोलते हैं प्रोसेस चल रहा होता है और कम्युनिकेशन हो रही होती है। ये जो एक्टिविटीज होती हैं और जो कम्युनिकेशन होती है ये फ्लो करती हैं। ये जो एक्टिविटीज है और जो कम्युनिकेशन है फ्लो करती है, ये अपवर्ड फ्लो करती है, डाउनवर्ड फ्लो करती है, लेफ्ट राइट यानी कि आपके पास हॉरिजॉन्टली फ्लो करती है, डायगनली फ्लो करती है, अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो कर रही होती है। ये जो कम्युनिकेशन एक्टिविटी फ्लो करती है, तो यहाँ पे जो फ्लो है ना वो क्या हो सकता है? इंटरप्ट किया जा सकता है, उसे डिस्टॉर्ट किया जा सकता है, उसे खराब किया जा सकता है, उसे कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। तो कोई इस फ्लो को, कोई इस जो है मूवमेंट को खराब ना करे तो हम क्या करते हैं? इसे फॉर्मली अरेंज कर देते हैं।
कि अगर आपने ऊपर बात करनी है तो ऊपर बात करने का प्रोसीजर ये है, अगर आपने नीचे बात करनी है तो नीचे बात करने का तरीका ये है, अगर आपने दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों से बात करनी है तो किस तरीके से आप बात कर सकते हो। हर चीज को मैंने अरेंज कर दिया, तो आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बन गया। इसका मतलब है सर, ऑर्गेनाइजेशन में लोगों का जो भी कंडक्ट है, अगर मैं उसके लिए कोई कानून बना दूं और वो तमाम कानून को एक जगह जोड़ के एक बुकलेट बना दूं, तो वो क्या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहलाएगा? जी। और उसे इम्प्लीमेंट भी करवा दूं, तो उसका मतलब है कि वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर्मल अरेंजमेंट बन गया। बिल्कुल ऐसा ही है। अब यहाँ पे ये जो एक्टिविटीज है और ये जो कम्युनिकेशन है, मैंने आपको बताया कि कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। इसमें बीच में बैरियर्स आ जाते हैं, इसमें बीच में ऑब्स्टिकल्स आ जाती हैं, रुकावटें आ जाती हैं, इसमें बीच में कोई ना कोई क्या करता है, कम्युनिकेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है, एक्टिविटीज को खराब कर देता है। तो यहाँ पे आपके काम में इनएफिशिएंसी आ जाती है, इनइफेक्टिवनेस आ जाती है। अब वक्त आ गया है मैं आपको एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का मतलब बता दूं। नंबर वन, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी वो कैपेबिलिटी है, वो एबिलिटी है। एफिशिएंसी वो कैपेबिलिटी है, वो एबिलिटी है कि जिसके थ्रू आप कोई भी काम कर रहे हो, वो काम करोगे कम से कम रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके। कम से कम रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके अगर आप कोई काम परफॉर्म कर रहे हो तो ये आपकी कैपेबिलिटी है, ये आपकी एबिलिटी है। दिस इज कॉल्ड एफिशिएंसी। अच्छा भाई, कैसे? पहले आप, लेट सपोज, हाँ, आप पहले महीने में अपने घर में जो भी खाना पकाते थे, तो आपके पास जो भी राशन आता था वो आता था 20,000 रुपए का। सही है? सब्जियां, गोश्त और मसाले वगैरह 20,000 रुपए का आपका, और पूरा खत्म हो जाता था। अभी महंगाई नहीं बढ़ी है, आपने काम कर करके खाने बना बना के अपने अंदर इतनी एक्सपर्टीज डाल ली है कि आपके अंदर आ गई एफिशिएंसी। अब जब आप महीने का खाना बना रहे होते हो तो आप 20,000 रुपए का राशन मंगाते हो, उसमें से 2-2,500 रुपए का राशन बच जाता है। इसका मतलब ये है कि आपने तकरीबन 2-2,500 रुपए की वेस्टेज को सेव कर लिया। फिर अगले महीने आपने फिर थोड़ी एक्सपर्टीज बढ़ाई, इस बार आपने 20,000 का राशन मंगाया, इन्फ्लेशन नहीं बढ़ी थी, इस बार आपने 5,000 रुपए का राशन बचा लिया। तो इसका मतलब ये है आपने 25% कॉस्ट सेव कर ली। जब आपने 25% कॉस्ट सेव कर ली तो आपकी एफिशिएंसी 25% बढ़ गई। जब आप किसी भी रिसोर्स का कम से कम इस्तेमाल करते हो तो इसका मतलब क्या है कि आप एफिशिएंट हो गए। तो सर सिर्फ कॉस्ट एफिशिएंसी होती है? नहीं, कॉस्ट एफिशिएंसी के साथ एक और एफिशिएंसी भी होती है, टाइम एफिशिएंसी। कि जब आप पहले महीने खाना बना रहे थे तो आप को दिन में 2 टाइम का खाना बनाने में तकरीबन तकरीबन 8 से 9 घंटे लगते थे, 9 घंटे लगते थे। एक खाना बनाने में आपको साढ़े साढ़े 4 घंटे लगते थे। तो ये दिन का आपका अच्छा खासा हिस्सा ले जाता था। लेकिन अगले महीने जब आप खाना बना रहे हो तो आप 6 घंटे में दोनों खाना बना लेते हो। सही है? फिर उसके अगले महीने आपने क्या किया कि आपने 4.5 घंटे में दोनों डिशेस बना ली। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपने पहले महीने में 9 घंटे लगाए और तीसरे महीने में आपने 4.5 घंटे लगाए। तो आपने अपनी एफिशिएंसी को 50% बढ़ा लिया। तब जब आप कॉस्ट सेव कर रहे होते हो, टाइम सेव कर रहे होते हो और एफर्ट्स सेव कर रहे होते हो। कि पहले आप 9 घंटे लगाते थे, चीजों को गिराते थे, बिखेरते थे, सफाइयां कर रहे होते थे, तो आपकी एफर्ट ज्यादा लग रही होती थी, आपकी ख्वारी ज्यादा लग रही होती थी, आपको काम ज्यादा करना पड़ता था, आप स्वेट ज्यादा कर जाते थे, आपकी बॉडी ज्यादा स्ट्रेस में चली जाती थी, आपको फिजिकल स्ट्रेस होता था, मेंटल स्ट्रेस होता था। अब आप 4.5 घंटे में वो काम कर लेते हो, बहुत स्विफ्टली, बहुत इजीली। तो यहाँ पे आपका टाइम बचता है, आपकी कॉस्ट बचती है, आपकी एफर्ट्स बचती है, तो आप कोई और काम कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो जिंदगी को। तो इसका मतलब है यू बिकेम एफिशिएंट। एफिशिएंसी का मतलब समझ आ गया? वो कैपेबिलिटी, वो एबिलिटी कि जिसकी वजह से आप कोई भी काम कर रहे हो यूजिंग लेसर एंड लेसर रिसोर्सेज, कम से कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके आप क्या करो, किसी भी काम को परफॉर्म कर लो। इस एबिलिटी को, इस कैपेबिलिटी को कहते हैं एफिशिएंसी। आई होप बात समझ आ गई होगी। उसके बाद लिखा इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस वो कैपेबिलिटी है, वो एबिलिटी है कि आप कोई भी काम करो तो उसका जो भी आउटकम है, उसका जो भी रिजल्ट है ना, वो रिजल्ट की एक्यूरेसी बढ़ जाए, वो रिजल्ट की एक्यूरेसी बढ़ जाए, उसका आउटकम बेहतर हो जाए, या फिर उसमें मार्जिन ऑफ एरर रिड्यूस हो जाए। इट्स कॉल्ड इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी गो साइड बाय साइड। इफेक्टिवनेस का मतलब ये है कि आप कोई भी काम कर रहे हो, उसका जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी उसका आउटकम आएगा, वो बेहतर आए,
उसकी एक्यूरेसी बढ़ी हुई हो और उसमें मार्जिन ऑफ एरर रिड्यूस हो जाए, तो दिस इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस। फॉर एग्जांपल दें, आपने पहले की जो महीने खाना बनाया था उसमें कभी मसाला तेज हो जाता था, कभी नमक तेज हो जाता था, कभी खाना जल जाता था, कभी खाना अंडर कुक्ड होता था, कभी आलू गलते थे, कभी नहीं गलते थे, कभी मटर कच्चे रह जाते थे, कभी जो है वो जो है और मसले मसाइल हो जाते थे, कोई चीज डालना भूल जाते थे। तो रिजल्ट आप अचीव कर रहे थे ऑन एवरेज, कभी आप 60% रिजल्ट अचीव करते, कभी आप 40% रिजल्ट अचीव करते, कभी आप 50% रिजल्ट अचीव करते, कभी आप 30% रिजल्ट अचीव करते। तो ऑन एवरेज आपका जो रिजल्ट आ रहा था, आउटकम आ रहा था, वो 40% आ रहा था और मार्जिन ऑफ एरर आपके पास 60% आ रहा था। फिर हुआ ये कि अगले महीने जब आपने खाना बनाया, जब आपकी एक्सपर्टीज बढ़ गई थी, तो आपका जो खाना है उसमें तकरीबन कभी कभी मसला होता था, 2 दिन में एक दफा, 3 दिन में एक दफा मसला होता था। तो आपकी एक्यूरेसी जो है वो 70% पे, 80% पे पहुंच गई थी। तीसरे महीने आपने खाना बनाया तो आपका मोर और लेस खाना अच्छा ही बनता था, 19-20 का फर्क रह गया था, तो 90% आपकी एक्यूरेसी हो गई थी, मार्जिन ऑफ एरर रिड्यूस होकर 10% हो गया था। दिस इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस। दिस इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस। ठीक है, तो ये कहलाता है आपके पास इफेक्टिवनेस। आई होप आपको एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस समझ आ गया होगा। अब इसके बाद यहां पे लिखा हुआ है, एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज अ फॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ एक्टिविटीज एंड कम्युनिकेशन दैट ब्रिंग एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी आ जाती है, इफेक्टिवनेस आ जाती है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम चल रहा है, जो भी कम्युनिकेशन चल रही है, वो कम से कम टाइम में, कम से कम कॉस्ट में और कम से कम एफर्ट्स में हो रही है। जो भी एक्टिविटी हो रही है उसमें कम एफर्ट्स लग रही है, कम टाइम लग रहा है, कम कॉस्ट लग रही है, और साथ ही साथ जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो उसका रिजल्ट 100% आपको मिल रहा है, 90% आपको मिल रहा है, मार्जिन ऑफ एरर रिड्यूस हो गया, जो भी आप काम कर रहे हो वो काम बेहतर से बेहतर हो गया है। तो क्या होगा, अल्टीमेटली आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव होना शुरू हो जाएंगे, फॉर द अचीवमेंट ऑफ बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो इस चैप्टर में बता रहा है, अगर आप अपने बिजनेस के सेटअप को ऑर्गेनाइज कर लोगे, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर लगा दोगे, तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी, आपके काम में प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपके लोगों के काम में एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस आ जाएगी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ज्यादा स्पीड में तरक्की की तरफ चल पड़ेगी। आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो। ओके, कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन बता दी थी, उसके बाद से ही कंटिन्यू करूंगा क्योंकि आई बिलीव कि वहां से कहीं आवाज कटी थी। अब लिखा हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन सेवरल की एलिमेंट्स, के कोई भी स्ट्रक्चर होता है ना, वो किसी ना किसी कंपोनेंट से, किसी ना किसी एलिमेंट से, किसी ना किसी इंग्रेडिएंट से बन रहा होता है। तो जितने भी कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो उनके थ्रू ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बन रहा होता है। वो इंग्रेडिएंट्स क्या हो सकते हैं, वो आपके पास होता है लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, स्पैन ऑफ कंट्रोल, डिविजन ऑफ लेबर। फिर इसके अलावा जो हो सकता है आपके पास, वो हो सकता है डिविजन, फिर आ सकता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो ये आपके पास बहुत सारे चेन ऑफ कमांड, ये आपके पास डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प कर रहे होते हैं। इन्हें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। आगे आपके पास लिखा है अ फॉर्मल स्ट्रक्चर वेदर बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल और कंटेम्पररी अप्रोचेस। अब यहाँ पे आपके पास दो अप्रोचेस आ रही हैं, एक है ट्रेडिशनल अप्रोच, एक है कंटेम्पररी अप्रोच। ट्रेडिशनल का मतलब ये होता है कि वो तमाम चीजें जो हमने सुनी होती है, हमें पता होती है, अगर हमारे सामने उनका जिक्र हो तो हम सरप्राइज नहीं हो जाएंगे, शॉक नहीं हो जाएंगे, कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे, परेशान नहीं हो जाएंगे कि यार ये चीज क्या है, हमें क्यों नहीं पता थी। हमने सुनी होती है, शायद हमने अडॉप्ट ना की हो, लेकिन हमें पता होती है। जैसे कि हमारे मुल्क में, हमारे मजहब में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरे मजहब की बहुत सारी चीजें हमें पता तो होती हैं, हम परफॉर्म नहीं कर रहे होते, लेकिन अगर कोई हमें आके बताएगा तो हम शॉक नहीं हो जाएंगे। तो ये कहलाता है ट्रेडिशनल। व्हाट इज कंटेम्पररी? कंटेम्पररी वो चीज होती है जो हमें पता नहीं होती, अगर हमें पता चले हम थोड़ा सा सरप्राइज हो सकते हैं, थोड़ा सा शॉक हो सकते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, थोड़ा सा वेयर्ड आउट हो सकते हैं कि यार ये चीज क्या है। कंटेम्पररी का मतलब ये नहीं होती कि कोई नई चीज आपके सामने आ जाए, कंटेम्पररी का मतलब ये भी हो सकता है कि कोई चीज बहुत सालों से चल रही हो, लेकिन आपको अभी पता चली हो, तो आपके लिए वो चीज ट्रेडिशनल नहीं होगी, कंटेम्पररी हो जाएगी। तो कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो कि सालों से चले आ रहे हैं, आपको उनके बारे में कहीं ना कहीं पता है। अगर मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा तो आप स्ट्रेंज फील नहीं करोगे, वेयर्ड फील नहीं करोगे,
तो वो आपके लिए ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। कुछ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं कि जो बहुत यूनिक हैं, बहुत वियर्ड हैं, बहुत डिफरेंट हैं, आप उनके बारे में सुनोगे तो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, पहली बार में समझ नहीं पाओगे, तो वो कहलाएगा कंटेम्प्ररी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब चाहे ट्रेडिशनल हो चाहे कंटेम्प्ररी हो, ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑर्डर लेकर आते हैं, डिसिप्लिन लेकर आते हैं, कंट्रोल लेकर आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी डिसीजन मेकिंग हो रही होती है, प्लानिंग हो रही होती है, एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही होती है, तो इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक स्मूथ फ्लो के साथ चलना शुरू हो जाती है, एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस के साथ काम करना शुरू कर देती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का एक और काम होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन को शेप दे देती है। आपके पास दो पॉपुलर शेप है, एक है टॉल ऑर्गेनाइजेशन, एक है फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं मार्क करा दूं। सबसे पहले की एलिमेंट्स, ये हम आगे पढ़ेंगे की एलिमेंट्स। फिर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होती हैं, कुछ ट्रेडिशनल होती हैं, कुछ कंटेम्प्ररी होती हैं, ये हम पढ़ेंगे। फिर आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑर्डर, डिसिप्लिन और कंट्रोल लेकर आता है, किसमें? डिसीजन मेकिंग में और प्लानिंग में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का शेप क्रिएट हो जाता है, शेप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सच एज टॉल एंड फ्लैट। तो ये जो है सारी इंपॉर्टेंट बातें थी। आगे बढ़ जाते हैं, आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी। सही है, अब आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं। अब जो शुरू की 3 लाइनें ना, अगेन वो डेफिनेशन है लेकिन अलग वर्ड्स में है। मैंने इसलिए मार्क करा दी है कि एमसीक्यू में वो लैंग्वेज भी पूछी जा सकती है, ये लैंग्वेज भी पूछी जा सकती है, तो रीड कीजिएगा। मैं सिर्फ रीड कर रहा हूं, समझाने का। एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज द फॉर्मल अरेंजमेंट, ठीक हो गया, within an organization that defines how activities and tasks are formally divided and how processes and information, वो communication वाली बात, would flow, क्या upward, downward, left, right, diagonal, would flow within this structure in order to achieve the goals and objectives of an organization। ये सिंपली कह रहा है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वो फॉर्मल अरेंजमेंट है, वो रिटन या ऑफिशियल अरेंजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के, जिसके अंदर एक्टिविटीज और इंफॉर्मेशन फ्लो कर रही होती है एक सीक्वेंस के तहत, एक डिसिप्लिन के, एक ऑर्डर के तहत, कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स स्पीड में अचीव हो रहे होते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट है वो है द पर्पस ऑफ हैविंग एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? नहीं रखते ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, नहीं करते इतनी ख्वारी, क्या जिंदगी में फर्क पड़ेगा? तो ये सारे फर्क पड़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिवाइड्स वर्क टू बी डन इनटू स्पेसिफिक जॉब्स एंड डिपार्टमेंट्स। कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रखते हो ना, तो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में बेतहाशा टास्क होते हैं। अब इतने टास्क होते हैं, कौन सा टास्क किसको देना है, कौन सा टास्क किसको नहीं देना, या कौन सा टास्क शेयर करना है दो लोगों के दरमियान में, दो डिपार्टमेंट्स के दरमियान में, ये एक बहुत हेक्टिक प्रोसेस होता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं होगा ना तो बहुत क्योस क्रिएट हो जाएगा, बहुत अफरा तफरी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जितने भी टास्क डिवाइड कर लो ना कोई ऐसा टास्क निकल आता है जो किसी के जुमरे में नहीं आ रहा होता, वो बोलता है ये मेरा नहीं है, वो बोलता है मेरा नहीं है, टास्क नहीं हो रहा होता। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। डिवाइड्स वर्क टू बी डन इनटू स्पेसिफिक जॉब्स एंड डिपार्टमेंट्स। आपने एक बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा, आपने एक पीस ऑफ पेपर पे जितने भी पॉसिबल टास्क अभी आपको याद आ रहे हैं आपने लिख दिए। आपने लिखे टोटल 300 टास्क। 300 टास्क बहुत ज्यादा होते हैं। आपने कहा यार कि ये कौन करेगा। आपने क्या किया, आपने सोचा कि जो सेम नेचर के टास्क हैं उनको अलग कर देता हूँ। आपने मार्केटिंग, आपने एडवर्टाइजमेंट, आपने प्रमोशन, पब्लिसिटी, सेल्स, सॉलिसिटेड सेल्स, अनसॉलिसिटेड सेल्स, फिर इसके अलावा जो है टेलीविजन कमर्शियल, रेडियो कमर्शियल, न्यूज़पेपर एड, सोशल मीडिया एड, ब्रांडिंग, ये सारी चीजों को आपने एक जगह कोने में कर दिया। आपने बोल दिया ये सारा टास्क मैं दे रहा हूं मार्केटिंग डिपार्टमेंट को। तो आपने देखो डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया सारे टास्क को, 50 टास्क अलग हो गए, 250 टास्क बचे। फिर आपने निकाले हायरिंग, फायरिंग, रिकमेंडेशन, बिहेवियर को चेक करना, इसके अलावा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इसके अलावा जो है वो इंटरव्यूज, इसके अलावा प्रमोशंस, इसके अलावा जो है वो इंक्रीमेंट्स, फिर अटेंडेंस को इंश्योर करना, पंक्चुअलिटी को मेक श्योर करना,
फिर इसके अलावा जो है वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ये तमाम टास्क को आपने अलग कर दिया और इसको नाम दे दिया ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो आपके पास ये 50 टास्क अलग हो गए, 200 टास्क बचे। फिर आपने एक टास्क सिमिलर नेचर के अलग कर दिए, फाइनेंस, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फिर उसके अलावा जो है ऑडिटिंग, टैक्सेशन, फिर फाइनेंस से रिलेटेड लॉज, उनको आपने अलग करके नाम दे दिया फाइनेंस डिपार्टमेंट का। सही है। फिर इसके अलावा जो है आपने कुछ टास्क अलग कर दिए, जैसे लेट सपोज सीसीटीवी, लैपटॉप प्रोक्योरमेंट, या फिर लेट सपोज सर्वर रूम, फिर इसके अलावा जो है वो इंटरनेट स्पीड, फिर इसके अलावा जो है वो आर्काइव, फिर डाटा मैनेजमेंट। तो ये सारी चीजों का हमने नाम दे दिया इंफॉर्मेशन सिस्टम का। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये चीज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सिखाती है। आई होप पहला पॉइंट, पहला पर्पस समझ आ गया होगा। दूसरा लिखा हुआ है असाइंस टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एसोसिएटेड विद इंडिविजुअल जॉब्स, कि आप क्या कर सकते हो। आपने जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाया था, या जो फाइनेंस डिपार्टमेंट बनाया था, जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बनाया था, जो आईटी डिपार्टमेंट बनाया था, इसके अंदर जो 50 टास्क मौजूद हैं, तो वो एक बंदा तो नहीं करेगा या सब मिलके सारे टास्क कर रहे हैं कि जिसका जो दिल कर रहा है, नहीं। आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भी हायरार्की बनाओगे, एक आप लेवल ऑफ मैनेजमेंट बनाओगे, चेन ऑफ कमांड बनाओगे। मार्केटिंग में है, एक है डायरेक्टर मार्केटिंग, एक है मैनेजर मार्केटिंग, एक है असिस्टेंट मार्केटिंग, और एक है आपके पास मार्केट ऑपरेशनल पर्सन है, कोई ऑपरेशंस का, मार्केट ऑपरेशंस। तो ये आपके पास कोई 4 लोग हैं। वो जो 50 टास्क आपने दिए थे, बोला भाई 10 काम ये करेगा, 20 काम ये करेगा, 5 काम ये करेगा, 15 काम ये करेगा, कुछ भी करके आपने टाइम सारे टास्क को आपने क्या कर दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, टास्क को असाइन कर दिया इंडिविजुअल जॉब्स पे। तो ये भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सिखाता है। इससे बनती है जेडीज। आपने शायद सुना होगा कि यार मेरी जेडी ये है, मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन ये है, यानी कि इस डिपार्टमेंट में मेरे ये काम है, मैं ये काम करता हूं, बाकी काम मैं नहीं करता। फिर आगे लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट्स डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशनल टास्क। कोऑर्डिनेट्स डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशनल टास्क। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है बात करना, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है इंटरेक्ट करना, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है मिलना, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है डिस्कस करना। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन हो जाती है, डिस्कशन हो रही होती है, मिल रहे होते हैं लोग, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग मिल रहे होते हैं, ताकि वो डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशनल टास्क को फुलफिल कर सके। डाइवर्स का मतलब क्या होता है? डाइवर्स का मतलब होता है जो कि कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं। ऐसे टास्क जो कि मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में जाके जुड़ रहे हो, उसके लिए किस तरीके से कोऑर्डिनेट करना है, ये भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बताता है। याद करो, जब मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी स्टेक होल्डर की, कि एक स्टेक होल्डर है, सुनना, एक स्टेक होल्डर है जिसका नाम है लेबर, और फैक्ट्री में प्लांट के ऊपर उसका हो जाता है एक्सीडेंट। अब जब उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो रोना शुरू हो जाता है, चीखना चिल्लाना शुरू हो जाता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं काम नहीं कर सकता, मेरी जो है 4 बीवियां हैं, मेरे 20 बच्चे हैं, उनका कौन ख्याल करेगा, उनको कौन कमा के खिलाएगा, मैं तो मर गया, ये वो सारी चीजें। अब जब उसने ड्रामा करना शुरू किया, तो उसका जो पावर है, उसका इंटरेस्ट है, वो हाई हो गया। मैंने आपको स्टेक होल्डर में एग्जांपल दी थी। अब जब वो चीखना चिल्लाना शुरू होगा ना, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या सिखाता है, सुनना, कि वो जो प्लांट का जो मैनेजर था, वो जो प्रोडक्शन मैनेजर था, वो आ जाएगा, वो अपनी टीम को जमा कर लेगा, यार ये तो बड़ा मसला हो गया है, अब क्या करें। तो वो कॉल करेगा ऑपरेशंस मैनेजर को, क्योंकि ऑपरेशंस मैनेजर क्या कर रहा है, सारे प्रोडक्ट्स को देख रहा है। तो ऑपरेशन मैनेजर भी अपनी टीम के साथ आ जाएगा। फिर इसके अलावा ऑपरेशंस मैनेजर जो है वो फोन करेगा फाइनेंस मैनेजर को, फाइनेंस मैनेजर को कहेगा कि यार इस बंदे को हॉस्पिटल लेके जाना है, ये पैसे मांग सकता है, इसको पैसे देने हैं, तो वो उसको भी इन्वॉल्व कर लेगा। तो प्रोडक्शन मैनेजर, ऑपरेशंस मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर। इसके अलावा वो लोग कॉल करेंगे लीगल डिपार्टमेंट के मैनेजर को कि यार आपकी भी जरूरत पड़ सकती है, कि हमारे पास क्या क्या लीगल ऑप्शंस मौजूद है, कि अगर लेट सपोज ये बंदा अपना मुंह बंद नहीं करता, या हम लोग लीगली कितने ज्यादा बाउंड है, हमारी पेमेंट ऑब्लिगेशन क्या है। तो आपने लॉ डिपार्टमेंट को भी शामिल कर लिया, फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी शामिल कर लिया, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट को शामिल कर लिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को शामिल कर लिया। फिर जब आपने इस सिचुएशन को अच्छे तरीके से डिफ्यूज कर दिया, सॉल्व कर लिया, तो आप शायद मार्केटिंग डिपार्टमेंट को भी इन्वॉल्व करोगे कि यार हमने तो एक खराब सिचुएशन को बेहतरीन सिचुएशन में कन्वर्ट कर दिया, क्या हम इसकी मार्केटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो देखो आपने क्या किया, एक डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशनल टास्क में किस तरीके से कोऑर्डिनेट किया है। ये कौन सिखाता है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। पर समझ रहे हो कितने
इंपॉर्टेंट पर्पसेस हैं। फिर लिखा हुआ है क्लस्टर्स जॉब इनटू यूनिट्स, कि यहाँ पे आपके पास सिंगल सिंगल जॉब्स होती हैं, आप उनको क्लस्टर, क्लस्टर का मतलब तो जोड़ना। पहले हमने सीखा कि अलग अलग जो टास्क होते हैं उनको तोड़ रहे होते हैं, यहाँ पे आप जोड़ रहे होते हो, तो ये कहलाता है क्लस्टर जॉब इनटू यूनिट। इसकी अगर एग्जांपल देना चाहूँ ना, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, सुनना, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, वहां पे बहुत छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स होते हैं। वहां पे ऐसा नहीं होता मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो उसी के अंदर सेल्स भी चल रही है, उसी के अंदर प्रमोशन भी चल रही है, उसके अंदर एडवर्टाइजमेंट चल रही है, ऐसा नहीं होता। वहां मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग होता है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग होता है, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट अलग होता है, ठीक है, वहां डिपार्टमेंट्स के भी डिपार्टमेंट्स अलग होते हैं। तो वहां पे अगर कोई ऐसा टास्क आ जाए जहां पे मार्केटिंग को क्लस्टर होना पड़ेगा एडवर्टाइजमेंट के साथ, एडवर्टाइजमेंट को क्लस्टर होना पड़ेगा सेल्स के साथ, तो यहाँ पे क्लस्टर जोड़ना भी सिखा रहे हैं। establishes relationship among individual groups and department। अब जरा बात समझो, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सिखाता है कि आपने रिलेशनशिप किस तरीके से बनाने हैं, डिफाइन कर रहा होता है इंडिविजुअल्स के, ग्रुप्स के और डिपार्टमेंट के। तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, देखो, इंडिविजुअल इंडिविजुअल, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, इंडिविजुअल इंडिविजुअल, इंडिविजुअल ग्रुप, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट, ऐसा भी हो सकता है। फिर ये भी हो सकता है ग्रुप 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 डिपार्टमेंट, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट। सही है, ये सारे कॉम्बिनेशन। फिर से इंडिविजुअल इंडिविजुअल, इंडिविजुअल ग्रुप, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट, ऐसा भी हो सकता है ग्रुप डिपार्टमेंट, और ग्रुप ग्रुप, ऐसा भी हो सकता है डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट। तो ये आपके पास कुछ रिलेशनशिप बन रहे होते हैं। इसके लिए, इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं आपको बेहतरीन एग्जांपल दे रहा हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। I used to work at DHS Sophia University back in 2017। मैं सोफा यूनिवर्सिटी में काम करता था, मैं था मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, मेरी पोजीशन थी असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग। ठीक हो गया, तो इसका मतलब यह है कि मेरा एक डिपार्टमेंटल हेड था जिसका नाम था मैनेजर मार्केटिंग। मैनेजर मार्केटिंग जो है वो क्या कर रहा होता था, अपने डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करता था। डन। DHS Sophia यूनिवर्सिटी में दो सेट ऑफ डिपार्टमेंट्स थे, दो सेट ऑफ डिपार्टमेंट्स थे, यानी कि दो ग्रुप्स थे। एक ग्रुप का नाम था एकेडमिक डिपार्टमेंट और एक ग्रुप का नाम था नॉन एकेडमिक डिपार्टमेंट। जो एकेडमिक डिपार्टमेंट थे उसके अंदर आपके पास था बीबीए, उसके अंदर आपके पास था कंप्यूटर साइंस, उसके अंदर आपके पास था मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसके पास आपके पास था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सर डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3, डिपार्टमेंट 4, और कंबाइंड दे वर कॉल्ड एकेडमिक डिपार्टमेंट्स। सही है। नॉन एकेडमिक डिपार्टमेंट्स में आपके पास थे मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, आईटी, एडमिशंस, अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे। तो ये सारे कहलाते थे नॉन एकेडमिक डिपार्टमेंट्स, यानी कि ये पढ़ाने वाले डिपार्टमेंट्स थे, ये पढ़ाने वाले डिपार्टमेंट्स नहीं थे। समझ आ गया? तो यहाँ पे डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3, डिपार्टमेंट 4, यानी कि ग्रुप 1, डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3, डिपार्टमेंट 4, डिपार्टमेंट 5, और ग्रुप 2। तो ग्रुप ग्रुप का रिलेशन। सही है। एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट से रिलेशन, या एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट से रिलेशन। भाई बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के जो डिपार्टमेंटल हेड है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की जो डिपार्टमेंटल हेड है, जो वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड से मुलाकात करेगी कि भाई मेरे प्रोग्राम को आप मार्केट करो, तो यहाँ पे एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट कर रहा है रिलेशनशिप। सही है। या लेट्स सपोज तमाम एकेडमिक डिपार्टमेंट्स की मीटिंग होती है नॉन एकेडमिक डिपार्टमेंट से, तो यहाँ पे एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से मिल रहा है। या लेट्स सपोज ऐसे भी हो सकता है जो हमारे वाइस चांसलर थे वो सबको हेड कर रहे थे, वो एकेडमिक डिपार्टमेंट को भी हेड कर रहे थे, नॉन एकेडमिक डिपार्टमेंट को भी हेड कर रहे थे। ठीक है। तो जो हमारे वाइस चांसलर थे ना, वो था इंडिविजुअल। तो एक इंडिविजुअल का एक ग्रुप से रिलेशनशिप, एक इंडिविजुअल का दूसरे ग्रुप से रिलेशनशिप। ऐसा भी हो सकता है कि लेट्स सपोज वाइस चांसलर सिर्फ मार्केटिंग डिपार्टमेंट की मीटिंग कॉल करे, तो एक इंडिविजुअल का एक डिपार्टमेंट से रिलेशनशिप। या ऐसा भी हो सकता था वाइस चांसलर सिर्फ मुझे बुला ले, असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग को, तो एक इंडिविजुअल का एक इंडिविजुअल के साथ रिलेशनशिप। आई होप इंडिविजुअल इंडिविजुअल, इंडिविजुअल ग्रुप, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट, ग्रुप ग्रुप, और ग्रुप डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट का रिलेशनशिप समझ आ गया होगा। मार्केटिंग डिपार्टमेंट और एचआर, सॉरी, मार्केटिंग डिपार्टमेंट और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट, एकेडमिक ग्रुप्स, सही है, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो ग्रुप डिपार्टमेंट, या भी ऐसा हो सकता है एकेडमिक ग्रुप्स, एकेडमिक ग्रुप और नॉन एकेडमिक ग्रुप, तो ग्रुप ग्रुप। सही है। ऐसा भी हो सकता था एकेडमिक ग्रुप वाइस चांसलर, तो इंडिविजुअल ग्रुप। सही है। आई होप ये बात समझ आ गई हो। इसको इतना ज्यादा सर पे मत लेना,
मैंने डिटेल में इसलिए बता दिया ताकि आपको याद रह जाए, आपसे इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, बट सुन के कम अज कम आपको आइडिया मिल गया होगा कि हाउ इट वर्क्स। आगे लिखा हुआ है एस्टैब्लिशेस फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी। यहाँ पे आप एक फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी बना सकते हो। व्हाट इज फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी? फॉर्मल का मतलब मैंने आपको बता दिया रिटन, फॉर्मल का मतलब आपको बता दिया ऑफिशियल। लाइन ऑफ अथॉरिटी एक ऐसी वर्टिकल लाइन जहां पे हर बंदा अपने सब ऑर्डिनेट के ऊपर अथॉरिटी रखता हो, यानी कि मैनेजर सबऑर्डिनेट, मैनेजर सबऑर्डिनेट, मैनेजर सबऑर्डिनेट, मैनेजर सबऑर्डिनेट, इस तरीके से आपके पास क्या है, लाइन चल रही है। सही है। डायरेक्टर मार्केटिंग के पास अथॉरिटी है और किसके ऊपर, मैनेजर के ऊपर। मैनेजर के पास अथॉरिटी है असिस्टेंट के ऊपर, असिस्टेंट के पास अथॉरिटी है ऑपरेशंस के पर्सन के ऊपर। तो ये क्या कहलाएगी, लाइन ऑफ अथॉरिटी। सही है, ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। सही है। फिर आगे आपके पास लिखा हुआ है एलोकेट्स एंड डिप्लॉयज ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेस, कि यहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेस को एलोकेट भी कर सकते हो। एलोकेट का मतलब होता है कि आप असाइन कर सकते हो, आप डिप्लॉय कर सकते हो, आप दे सकते हो। अब ये भी मैं आपको बताता हूँ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का पार्ट कैसे। देखो, आप जैसे ही आईटी स्कूल ऑफ फाइनेंस में एंटर होते हो तो सबसे पहले आपको गार्ड दिखता है, गार्ड की जेब में एक गन रखी होती है। फिर आप जैसे अंदर जाते हो तो मुझे बताओ, फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो एडमिन लोग के, फाइनेंस के लोग खड़े होते हैं, क्या उनकी जेब में भी गन होती है? या आप एडमिशन डिपार्टमेंट में जाते हो तो क्या ताहिर की जेब में भी गन होती है? तो इसका मतलब ये है कि आईटी स्कूल ऑफ फाइनेंस के पास जो गन्स हैं, वो गन्स किसको दी जाएगी, वो सिक्योरिटी पर्सनल्स को दी जाएगी। ठीक है। फिर आप लेट सपोज ताहिर के पास जाते हो, ताहिर के पास एक बेहतरीन किस्म का लैपटॉप मौजूद है। अब ताहिर के पास एक जबरदस्त लैपटॉप मौजूद है, तो क्या गार्ड के पास भी एक लैपटॉप होगा? नहीं। तो कुछ कुछ रिसोर्सेज ताहिर को एलोकेट किए गए और कुछ रिसोर्सेज जो है वो गार्ड को रिलेट डिप्लॉय किए गए, कुछ रिसोर्सेज फाइनेंस वालों को एलोकेट किए गए। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में आप रिसोर्सेज को एलोकेट भी कर सकते हो। मुझे जरा फीडबैक दो, आपको आवाज का मसला तो नहीं हो रहा? जी, आवाज सही आ रही है मेरी? अभी हुआ ना मसला कि शुरू से चल रहा था, मुझे लगा लिखा हुआ था कि आवाज का इशू हुआ है। अभी भी हो रहा है? यस और नो में बता दो। सही है। तो हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के पर्पसेस पढ़ लिए। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गए हो, एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये दो आपके पास जो पैराग्राफ है ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको सिर्फ रीड कर लेना। अभी आपके पास एक और टॉपिक आ रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। मैनेजमेंट स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस दो लाइनों में बताता हूँ। पहली लाइन, अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक करेक्ट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर सेलेक्ट करते हो, बाय द वे मैनेजमेंट स्ट्रक्चर इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, नाम अलग अलग है, काम एक ही है। अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक करेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या मैनेजमेंट स्ट्रक्चर सेलेक्ट करते हो तो आपको होंगे तीन फायदे। नंबर वन, कि आपके काम में एफिशिएंसी आ जाएगी, यानी कि आपके पास ग्रोथ कंटिन्यूसली होगी। दूसरा, आपका एम्प्लॉय कंटेंट होगा, कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फाई होगा, खुश होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हो जाएंगे। पहला फायदा कंटिन्यूस ग्रोथ, नंबर टू कंटेंट एम्प्लॉय यानी कि हैप्पी एम्प्लॉय, और नंबर थ्री कि आपके पास प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हो जाएंगे। अगर लेट सपोज आप एक इनकरेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सेलेक्ट करते हो तो क्या क्या नुकसान है? नंबर वन, कि यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगी, टेंशन क्रिएट होगी बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, यानी कि मैनेजर और उसके सबऑर्डिनेट में प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। उसकी वजह से इनएफिशिएंट वर्क प्रैक्टिसेस होंगी। नंबर टू, इनएफिशिएंट वर्क प्रैक्टिसेस। नंबर थ्री, कि आपको लॉसेस होना शुरू हो जाएंगे। और अगर लेट सपोज ये प्रॉब्लम चलती रही, इसको रिजॉल्व नहीं किया, तो अल्टीमेटली आपकी कंपनी बंद हो जाएगी, आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ देखो, choosing the correct management structure ensures an organization's continued growth, content employees and profitable return for the shareholders. ठीक है। Choosing the wrong structure creates tension between employees and managers, allows inefficient work practices to flourish and reduce company profitability. तीन हो गए।
इन द वर्स्ट केस एन इनकरेक्ट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कैन लीड टू द कंपनी क्लोजर, बंद हो सकती है अगर आप सुधरे नहीं तो। फिर नीचे वाले पैराग्राफ में बात हो रही है, अनफॉर्चुनेटली मैनी मैनेजर्स टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट देयर ऑर्गेनाइजेशंस मैनेजमेंट स्ट्रक्चर इज करेक्ट। यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये है, अलमिया ये है कि जो मैनेजर्स होते हैं ना बहुत भोले होते हैं, बहुत नादान होते हैं, बहुत बेवकूफ होते हैं, यानी कि नाइव होते हैं, NAIVE। नाइव का मतलब होता है भोला होना, नादान होना, बेवकूफ होना, और भी वर्ड्स आते हैं मैं बोलूंगा नहीं है। तो ये क्या, क्यों भोले होते हैं, क्यों नादान होते हैं? क्योंकि इनको लगता है कि मैंने जिंदगी में एक दफा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सिलेक्ट कर लिया, अब ता हयात वही चलेगा, उसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। यही तो मैनेजर्स का जो है वो भोलापन है, जो मैनेजर्स को और उनके ऑर्गेनाइजेशन को ले डूबता है। देखो, वक्त के साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ती है, वक्त के साथ क्लाइमेट भी चेंज होता है, वक्त के साथ लोगों का लाइफस्टाइल भी चेंज होता है, वक्त के साथ टेक्नोलॉजी भी चेंज होती है, वक्त के साथ पॉलिटिकल जो है वो क्या कह सकते हैं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पूरी जिंदगी एक जैसा कैसे रह सकता है? तो यहाँ नीचे बात लिखी हुई है, अनफॉर्चुनेटली मैनी मैनेजर्स टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट देयर ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट इज करेक्ट, स्टैटिक एंड नेवर रिक्वायर्स चेंजिंग, के सही है, कभी भी चेंज नहीं होगा। हाउएवर सच assumptions आर नाइव एंड एज द पेस ऑफ चेंज इंक्रीजेस, जैसे जैसे चेंज आता है वैसे वैसे आपने क्या करना है, अपने मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को चेंज करना है। A dynamic management structure makes it easier providing a flexible and ready means for growth, कि जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को चेंज करोगे तो आपको ही अल्टीमेट फायदा होगा। आई होप आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। अच्छा, एबीएस कोई काम, अच्छा कोई यहाँ पे है, काम है कि तुम लोगों को? एक आवर हो गया तो थक गए? अच्छा ठीक है, अ, अगर थक गए हो तो एक काम ये करते हैं कि आज क्लास को ना मैं यहीं पे रोक देता हूँ, सही है? मैंने जो आप लोगों को अलग से चैप्टर नंबर 2 रिकॉर्ड करके दिया था वो सही था, मैंने रात को तकरीबन 1:30 बजे रिकॉर्ड किया था, क्योंकि मुझे कल लग रहा था कि हमारे पास ना कल बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे। एक तो हमारे पास आईडी जो थी वो अनपेड थी, दूसरा ये था इंटरनेट के इश्यूज आ रहे थे, फिर वो नमाज के ब्रेक का जो है वो आगे पीछे सब लोग हो गए थे, तो वो सही थी रिकॉर्डिंग। तो मैं आज आप लोगों को ये वाली रिकॉर्डिंग दे दूंगा, क्योंकि ये तो स्पॉट ऑन है, परफेक्ट है, सही है। फिर मैं सोच रहा हूं कि इस चैप्टर के दो पार्ट रह जाएंगे, एक है एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एक है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। मैं आपको एलिमेंट्स भी रिकॉर्ड करके दे देता हूं आज, आप ये वाला पार्ट देख लेना, एलिमेंट वाला पार्ट यूट्यूब पे देख लेना, सही है? कल जब मैं आपको टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा ना तो एलिमेंट ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा। क्या ये चलेगा आप लोगों को? काइंडली मुझे कंफर्म कर दो। तो फिर मैं ये करता हूँ कि आज की क्लास अभी ऑफ कर देता हूँ, एलिमेंट्स का छोटा सा पार्ट है वो मैं रिकॉर्ड करके इसमें ही डाल दूंगा, इसी में ऐड कर दूंगा, आप ये रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। और जब मैं कल टाइप्स पढ़ाऊंगा तो ब्रीफली एलिमेंट्स एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि लाइव एनवायरनमेंट में आपको एलिमेंट रिवाइज हो जाए। कल हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि परसों हमने क्या करना है आपको बताया, परसों हमने प्रैक्टिस करनी है चैप्टर नंबर 1, 2, 3 की, ठीक है? तो ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है। कल हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, लेकिन जो एलिमेंट्स वाला छोटा सा पार्ट है ना, तकरीबन मेरे ख्याल से 15 मिनट का होगा या मैक्सिमम 20 मिनट का होगा, वो मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा, सुन लीजिएगा। फिर रिविजन में मैं आपको 5 मिनट में या 10 मिनट में वो रिवाइज करा दूंगा, ठीक है? ख्याल रखिएगा, रिकॉर्डिंग्स आपके पास मौजूद है, कोशिश कर रहा हूँ ऐसी रिकॉर्डिंग दूं कि इस बार आप लोगों को रिकॉर्डिंग से भी फायदा हो जाए, तभी मैं जो है कैमरे के सामने बैठा होता हूँ। प्रैक्टिस सेशन के टाइम मैं कल बताता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है? सैटरडे बहुत ओवर ऑक्यूपाइड है, तो मैं कल इंशाल्लाह बता देता हूँ टाइम, ठीक है? ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अब हम डिस्कस करेंगे की एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अगर आप इस पेज पे देखते हैं तो आपको कुछ की एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, जैसे डिपार्टमेंटलाइजेशन, चेन ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, वर्क स्पेशलाइजेशन। तो एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं जरा आपसे बात करूं कि किसी भी स्ट्रक्चर की बात करें, चाहे वो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर हो या हमारा बॉडी स्ट्रक्चर हो या किसी भी कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर की बात करूं जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तो किसी भी चीज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, किसी भी स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए आपको बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारे कंपोनेंट्स, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं।
तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आपको ये सब रिक्वायर्ड है। तो ये सिर्फ नहीं, मैं आपको लिस्ट डाउन कर रहा हूं, वो सारे एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। नंबर 1 सेंट्रलाइजेशन, नंबर 2 डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पे मौजूद है। फिर उसके बाद नंबर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, नंबर 4 लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैं लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में भी बात करूंगा। फिर उसके बाद होता है स्पेन ऑफ कंट्रोल एंड वर्क स्पेशलाइजेशन। तो स्पेन ऑफ कंट्रोल भी लिखा हुआ है, वर्क स्पेशलाइजेशन भी लिखा हुआ है। वर्क स्पेशलाइजेशन को डिवीजन ऑफ लेबर भी कहते हैं, जब पढ़ाऊंगा तब लिख दूंगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है चेन ऑफ कमांड, चेन ऑफ कमांड कह लो, लाइन ऑफ अथॉरिटी कह लो, सही है, या हायरार्की कह लो, एक ही बात है, जब पढ़ाऊंगा तो नाम लिख दूंगा। इसका जो रिवर्स कॉन्सेप्ट है वो होता है चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या लाइन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सही है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन पढ़ेंगे, फिर डिवीजन पढ़ेंगे, और फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन वर्सेस डिवीजन भी पढ़ेंगे। तो ये तमाम एलिमेंट्स जब हमें समझ आ जाएंगे तो फिर हम कंक्लूड कर सकते हैं कि किस तरीके से आप अलग अलग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्ट कर सकते हो यूजिंग दीज एलिमेंट्स, या इनमें से कुछ एलिमेंट्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है चेन ऑफ कमांड। 4.1 पे आप देखेंगे, तो मैं चेन ऑफ कमांड से स्टार्ट करता हूं। तो चेन ऑफ कमांड स्टार्ट करने से पहले एक काम करता हूं कि कुछ चीजें यहां पे लिख देता हूं। आप चेन ऑफ कमांड कह लो, या फिर आप इसको कह लो लाइन ऑफ अथॉरिटी, या आप इसको कह लो हायरार्की। ठीक है, एक ही बात होती है, चेन ऑफ कमांड कह लो, लाइन ऑफ अथॉरिटी कह लो, या फिर हायरार्की कह लो। इसका एक रिवर्स कॉन्सेप्ट है, इसका एक रिवर्स कॉन्सेप्ट है। जैसे आप कहते हो लाइन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सही है, या फिर चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सही है। ये आपके पास इसका एक रिवर्स कॉन्सेप्ट मौजूद है, इस पे भी बात की जाएगी। ठीक है, सबसे पहले चेन ऑफ कमांड में लिखा हुआ है चेन ऑफ कमांड इज एन अनब्रोकन लाइन ऑफ अथॉरिटी that exists, that extends from the top of the organization all the way down to the bottom. Chain of command clarifies who reports to whom within the organization. ये रही आपके पास डेफिनेशन और ये रही आपके पास एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे मैं इसे हाईलाइट कर लेता हूँ, एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, चेन ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है। लिखा हुआ है कि इट इज एन अनब्रोकन लाइन ऑफ अथॉरिटी। अनब्रोकन का मतलब है कि आप इसे तोड़ नहीं सकते। ये वो चेन है कि जिसमें आप किसी भी चेन को स्किप नहीं कर सकते, किसी कड़ी को आप स्किप नहीं कर सकते। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी हायरार्की कुछ इस तरीके से है, सीईओ, वाइस प्रेसिडेंट, डायरेक्टर, मैनेजर, असिस्टेंट। सीईओ, वाइस प्रेसिडेंट, डायरेक्टर, मैनेजर, असिस्टेंट। अब सीईओ को अगर बात करनी है मैनेजर से, तो सीईओ पहले लूप में लेगा वीपी को, वाइस प्रेसिडेंट को, वीपी लूप में लेगा डायरेक्टर को, डायरेक्टर फिर बात करेगा मैनेजर से। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि सीईओ या तो वीपी को स्किप कर दे या डायरेक्टर को स्किप कर दे या दोनों को स्किप करके डायरेक्टली मैनेजर के पास पहुंच जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया अनब्रोकन लाइन ऑफ अथॉरिटी। और लाइन ऑफ अथॉरिटी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि लाइन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है कि आपके पास एक वर्टिकल लाइन होती है जिसमें हर सुपरवाइजर ऑथोराइज करता है, अथॉरिटी रखता है अपने सबऑर्डिनेट पर। तो इस लाइन पर हर बॉस अपने सबऑर्डिनेट पे क्या करता है, अथॉरिटी रख रहा होता है। तो इट इज एन अनब्रोकन लाइन ऑफ अथॉरिटी दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के टॉप पे, जो हमारी एग्जांपल थी सीईओ, जाता है टू द बॉटम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब लेट्स सपोज बॉटम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास बैठा हुआ है इंटर्न, तो वहां तक आपके पास ये लाइन जाएगी, सिंपल सी बात है। अब आप इसको चेन ऑफ कमांड कह दो, लाइन ऑफ अथॉरिटी कह दो, या हायरार्की कह दो, एक ही बात होती है। इसका रिवर्स कॉन्सेप्ट है लाइन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। लाइन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपके पास अनब्रोकन लाइन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है that extends from the bottom of the organization and goes to the top of the organization। तो यहाँ पे हर जूनियर अपने सुपीरियर को रिस्पॉन्सिबल होता है, आंसरेबल होता है, रिपोर्ट कर रहा होता है।
तो दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप टॉप डाउन जा रहे हो तो इट्स लाइन ऑफ अथॉरिटी, बॉटम अप जा रहे हो तो लाइन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिंपल सी बात है। फिर आगे आपके पास अगला कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है स्पेन ऑफ कंट्रोल। देखिए 4.1 में और कोई नई बात नहीं लिखी। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जिसमें आपके पास लाइन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या लाइन ऑफ अथॉरिटी ज्यादा होती है, तो उसे कहेंगे लॉन्ग चेन ऑफ कमांड, और राइट पे आपके पास शॉर्ट चेन ऑफ कमांड है, तो बच्चों वाली बात है। फिर भी बता दिए कि एमसीक्यू में आ जाए तो कंफ्यूज ना हो जाना। फिर आ जाते हैं स्पेन ऑफ कंट्रोल। Span of control refers to the number of subordinates a superior can effectively manage. The higher the ratio of subordinates to superior, the wider the span of control. नहीं समझ आया? Span of control refers to the number of subordinates a superior can effectively manage. कि एक सुपरवाइजर जितने ज्यादा लोगों को डायरेक्टली मैनेज कर सकता है, दिस इज कॉल्ड स्पेन ऑफ कंट्रोल। जितने ज्यादा लोगों को कंट्रोल करेगा उतना ज्यादा स्पेन ऑफ कंट्रोल, जितने कम लोगों को कंट्रोल करेगा या हेड करेगा उतना कम स्पेन ऑफ कंट्रोल। कि एक डिपार्टमेंट में एक मैनेजर 4 लोगों को डायरेक्टली मैनेज कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है, उसका स्पेन ऑफ कंट्रोल होगा 4। और एक डिपार्टमेंट में एक बंदा 3 लोगों को मैनेज कर रहा है तो उसका स्पेन ऑफ कंट्रोल होगा 3, उसका स्पेन ऑफ कंट्रोल होगा कम। सही है। आगे लिखा हुआ था हायर द रेशियो, जितने ज्यादा सबऑर्डिनेट्स होंगे उतना ज्यादा स्पेन ऑफ कंट्रोल वाइडर होगा। सर क्या वजह है कि स्पेन ऑफ कंट्रोल कम या ज्यादा दिया जाता है? कुछ रीजंस होते हैं जिस पे स्पेन ऑफ कंट्रोल डिपेंड करता है, वो रीजंस ये रहे। तो सबसे पहले मैं हेडिंग को, सॉरी जो डेफिनेशन है उसको मैं जरा हाईलाइट कर लूं। ये रही आपके पास डेफिनेशन, ये रही आपके पास एक्सप्लेनेशन, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के लिए मार्क कर दी है। उसके बाद ये आपके पास के वो फैक्टर्स के जिनके ऊपर स्पेन ऑफ कंट्रोल डिपेंड कर रहा होता है वो भी मैंने आपको हाईलाइट करके दे दिए, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। मैनेजर्स कैपेबिलिटीज, कि मैनेजर की अपनी सलाहियत क्या है, मेंटल एंड फिजिकल। एक मैनेजर जो है वो बहुत पीसफुल है, बहुत काम है, बहुत कंपोज्ड है, सही है, वो पैनिक नहीं हो जाता, वो जो है कंफ्यूज नहीं हो जाता, तो उसका स्पेन ऑफ कंट्रोल डेफिनेटली ज्यादा होगा। ऑर्गेनाइजेशन कहेगी कि यार ही इज सॉलिड एज रॉक इन हिज माइंड, तो उसको ज्यादा काम दो। सही है। ऑन द कॉन्ट्ररी एक मैनेजर है, उसको लेट सपोज आप जो है वो जोर से डांट दो तो वो रोना शुरू हो जाता है, या लेट सपोज वो बहुत ज्यादा कैजुअल है, या वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है या ड्रामेटिक है, या बहुत मेलो ड्रामेटिक है या इमोशनल है, या लेट सपोज बहुत सेंटिमेंटल है, या अगर लेट सपोज नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है उसका, या फिर वो रोना शुरू हो जाता है, या बहुत गुस्सा हो जाता है, इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, वो एंगर इश्यूज है, एंगर मैनेज नहीं कर पाता, तो उसका मतलब ये है कि उसकी मेंटल कैपेबिलिटीज की बेसिस पे आप उसको स्पेन ऑफ कंट्रोल नहीं दोगे ज्यादा। फिजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक मैनेजर है जो कि ड्रेसिंग बहुत फॉर्मल करता है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन बहुत डेडली हैं, या इसके अलावा जो है वो बहुत ही उसकी बिल्ड बहुत अच्छी है, उसकी हाइट बहुत अच्छी है, उसका वेट काफी थ्रेटनिंग है, तो उसकी आवाज काफी ज्यादा जो है वो थ्रेटनिंग है, तो उसको ज्यादा स्पेन ऑफ कंट्रोल मिलेगा। और एक बेचारा गरीब सा पतला दुबला सा छोटी हाइट का जनाना आवाज वाला कि वो बात करे हाँ भाई काम कर लो तो ऐसी आवाज वाले बंदे को तो कोई सीरियस लेगा नहीं, उसका स्पेन ऑफ कंट्रोल कम कर दिया जाएगा। नेचर ऑफ मैनेजर्स वर्कलोड, मैनेजर का वर्कलोड कितना ज्यादा होता है ये भी क्या करता है, कंट्रीब्यूट कर रहा होता है टुवर्ड्स स्पेन ऑफ कंट्रोल। अगर एक मैनेजर खुद ही काम में बिजी है, उसके डिपार्टमेंट में ज्यादा काम नहीं है, उसका काम ज्यादा है, तो वो अपने काम में इतना बिजी रहेगा कि वो लोगों को मैनेज ही नहीं कर पाएगा, तो उसके लोग तफरी में लगे होंगे, तो आप उनको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो उसको स्पेन ऑफ कंट्रोल ज्यादा नहीं दिया जा सकता। अगर मैनेजर खुद फारिग है तो उसको स्पेन ऑफ कंट्रोल ज्यादा दिया जाएगा, क्योंकि अपनी फरागत में लोगों को मैनेज कर लेगा। तो यहाँ पे अगर वर्कलोड मैनेजर का ज्यादा है, स्पेन ऑफ कंट्रोल कम हो जाएगा। मैनेजर का स्पेन ऑफ वर्कलोड ज्यादा है तो उसका स्पेन ऑफ कंट्रोल कम हो जाएगा। नेचर ऑफ वर्क अंडरटेकन, अगर रूटीन में ही काम ज्यादा है, कि लेट सपोज 2 डिपार्टमेंट, एक फाइनेंस का एक मार्केटिंग का, अब मार्केटिंग का डिपार्टमेंट जो है उसमें ठंड होती है, ज्यादा काम नहीं होता, फाइनेंस में नंबर्स क्रंच करने होते हैं, बहुत ज्यादा काम होता है, तो मार्केटिंग मैनेजर को 2 लोग दिए हुए हैं, फाइनेंस वाले को 10 लोग दिए हुए हैं, तो मार्केटिंग वाला जो है वो जाएगा बॉस के पास और कहेगा कि मुझे भी जो है 8 लोग और दो, तो बोलेंगे भाई तुम्हारे पास रूटीन का काम कम होता है इसलिए हम तुम्हें ज्यादा लोग नहीं दे सकते, तुम्हारा स्पेन ऑफ कंट्रोल रिड्यूस्ड रहेगा। ज्योग्राफिकल डिस्पर्शन ऑफ सबऑर्डिनेट्स, डिस्पर्शन का मतलब होता है स्कैटर्डनेस, कि अगर आपके जो सबऑर्डिनेट्स है ज्योग्राफिकली डिस्पर्स्ड है, फैले हुए हैं, आगे पीछे हुए हैं, तो आपका स्पेन ऑफ कंट्रोल कम हो जाएगा, क्योंकि कैसे लोगों को ढूंढोगे, ट्रेस करोगे, कैसे उनको कंट्रोल करोगे।
मैं काम किया करता था ट्रेड की में, तो मेरा जो टीएल था, टीम लीड था, वो एट अ टाइम जो है 14 लोगों की टीम को हेड कर रहा होता था, तो उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल बहुत ज्यादा था। पता है क्यों? क्योंकि हम सब साथ ही एक ही रॉ में बैठा करते थे। तो करना ये होता था कि वो अपनी सीट घुमाता था, बोलता था चलो दोस्तों मीटिंग कर लेते हैं। तो साथ हम लोग यूं बैठा करते थे, साथ पीछे बैठा करते थे। वो बीच में बैठा करता था, वो सीट घुमाता था, तो 3 लोग इस तरफ 3 लोग इस तरफ और 7 लोग पीछे की तरफ मुड़ते थे और मीटिंग कर लेते थे, तो ईजी हुआ करता था। फिर लिखा हुआ है लेवल ऑफ कोहेसिवनेस विद इन द टीम। कोहेसिवनेस का मतलब होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, या सेम जो है वो थिंकिंग कैपेसिटी, या बॉन्डिंग, या फ्रेंडशिप, या फिर लेट सपोज सेम मेंटल कैपेसिटी। तो बॉन्डिंग वगैरह होती है, तो कोहेसिवनेस ज्यादा होती है, लोग आपस में एक दूसरे को बैक कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इशारे समझ सकते हैं। तो ऐसे में फिर आपके पास स्पैन ऑफ कंट्रोल ज्यादा हो जाता है। इसके बाद आपके पास ये जो आपके पास आ रहा है, देयर कैन बी अ टॉल, नैरो और वाइड फ्लैट स्पैन ऑफ कंट्रोल। इसकी बात जरा बाद में करते हैं। पहले हम आ जाते हैं 4.3 पे, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन, व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? सवाल पूछा गया, हु मेक्स द डिसीजन इन एन ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग कौन करता है? मैंने कहा, if the decision making power is if the decision making power is concentrated at a single point, the organizational structure is centralized। मैंने उससे कहा कि अगर डिसीजन मेकिंग जो है ना सेंट्रलाइज है, सिंगल पॉइंट पे एक बंदा डिसीजन मेकिंग कर लेता है, तो दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। और अगर डिसीजन मेकिंग स्प्रेड आउट है, स्कैटर्ड हुई भी है, तो स्ट्रक्चर जो है वो डिसेंट्रलाइज होगा। तो सवाल का जवाब कि अगर डिसीजन मेकिंग पावर कॉन्सेंट्रेटेड है एट अ सिंगल पॉइंट, तो दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। इफ डिसीजन मेकिंग इज स्प्रेड आउट, दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। सिंपल सी बात है। तो आपके पास डेफिनेशन मौजूद है, मार्क कर लें। सही हो गया। सवाल ये उठा कि सेंट्रलाइजेशन के फायदे क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन के फायदे क्या है? भाई हर बंदा जो है वो चाहता है कि वो या तो वो सेंट्रलाइजेशन की तरफ जाए या तो वो डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाए। अगर वो सेंट्रलाइजेशन की तरफ जाए तो क्यों जाए, और अगर वो डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाए तो क्यों जाए? तो यहाँ पे एडवांटेजेस है, पढ़ लेते हैं। सबसे पहला एडवांटेज लिखा हुआ है, decisions by management are more likely to be taken with regard for corporate objective of the entity as a whole. There is a very strong argument in favor of making strategic decisions centrally। लोग अक्सर डिस्कशन करते हैं, तो उसमें अपनी एक एक आर्ग्यूमेंट में एक पॉइंट देते हैं कि सबसे बेहतरीन डिसीजन कौन करता है, पूछा गया। तो जवाब मिला कि सबसे बेहतरीन डिसीजन मेकिंग पता है कौन करता है? ओनर। क्योंकि उसका पेन रियल है, उसकी स्ट्रगल रियल है, उसकी इंटेंट रियल है। जो वो डिसीजन मेकिंग करेगा वो रियल होगी। तो यहाँ पे अगर जो है सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग होगी, तो पहला एडवांटेज ये है कि जो भी डिसीजन मेकिंग होगी उसकी इंटेंट होगी कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव को माइंड में रखना। वहां पे कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव को माइंड में रखा जाएगा, पर्सनल ऑब्जेक्टिव को माइंड में नहीं रखा जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि पर्सनल ऑब्जेक्टिव ही कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव है। जो ओनर होगा उसके अपने मुफाद और उसके कॉर्पोरेट के मुफाद एक ही हैं। उसने बिजनेस क्यों स्टार्ट किया था? अपने पर्सनल मुफाद के लिए। तो यहाँ पे पहला एडवांटेज ये है कि जब ओनर डिसीजन मेकिंग करता है तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है, इट मेक्स ऑल द सेंस। फिर लिखा हुआ है, डिसीजंस बाय मैनेजमेंट शुड बी कोऑर्डिनेटेड मोर इफेक्टिवली इफ ऑल द की डिसीजंस आर टेकन सेंट्रली। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट ये लिखा हुआ है कि जब डिसीजन मेकिंग हो रही होती है सेंट्रलाइज, तो वहां पे की डिसीजन जो है वो सेंट्रलाइज होते हैं, तो वहां पे इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। डिसीजन के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। डिसीजन कौन ले रहा है? ओनर। तो उसे इंफॉर्मेशन चाहिए। वो इंफॉर्मेशन किससे लेगा? अपने सबऑर्डिनेट से, अपने एम्प्लॉयज से, अपने मैनेजर से। तो यहाँ पे जब मैनेजर से इंफॉर्मेशन ली जा रही है, जब यहाँ मैनेजर से इंफॉर्मेशन ली जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि हाँ, जब मैनेजर से इंफॉर्मेशन ली जा रही है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशनशिप ज्यादा स्ट्रांग होगा, उनकी कोऑर्डिनेशन ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो पॉइंट नंबर 2 ये है कि यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की कोऑर्डिनेशन ज्यादा स्ट्रांग होती है, क्योंकि यहाँ पे डिसीजन मेकिंग टॉप मैनेजमेंट कर रही है, इंफॉर्मेशन जो है वो मिडिल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट के पास है। तो ये लोग आपस में मिलते हैं, मिडिल मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन दे देती है, टॉप मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग कर लेती है, तो इनका कोऑर्डिनेशन ज्यादा होती है। एडवांटेज नंबर 3, कि जब क्राइसिस आते हैं तो सेंट्रली डिसीजन मेकिंग करना आसान हो जाता है। सर कैसे? देखो,
एक बंदा है जो यूजुअली प्रैक्टिस में, क्रिकेट की प्रैक्टिस में वो शॉट्स खेल रहा होता है, तो वो क्या करता है, स्ट्राइक रोटेट कर रहा होता है, पावरफुल शॉट्स मार रहा होता है, गैप में खेलना जानता है, बाउंड्री को क्रॉस करना जानता है। तो इसका मतलब ये है कि जब वो रियलिटी में भी जब खेलेगा तो अंडर प्रेशर भी वो वही शॉट्स प्ले करेगा जो कि उसने प्रैक्टिस में 1,000 दफा, 1,00,000 दफा प्रैक्टिस किए थे, क्योंकि उसकी आदत बन चुकी होगी। तो एक मैनेजर छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा डिसीजन मेकिंग करता रहा है, तो क्राइसिस में उसको घबराहट नहीं होगी। वो ऐसा नहीं कहेगा कि यार ये तो मैं डिसीजन मेकिंग करता ही नहीं हूँ, अब अचानक से डिसीजन आ गया है, अब मैं क्या करूंगा। तो क्राइसिस में भी वो काम होता है, कंपोज होता है और डिसीजन मेकिंग कर लेता है। फिर अगर डिसेंट्रलाइजेशन के एडवांटेजेस बताऊं तो पहला ये लिखा हुआ है कि बहुत सारे सिचुएशन में जूनियर और लोकल मैनेजर्स होते हैं, उनके पास ज्यादा बेहतर नॉलेज होती है सीनियर मैनेजमेंट के मुकाबले। तो वो ही टैक्टिकल और ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग ज्यादा बेहतर कर लेते हैं, उनको ऊपर पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। कि बहुत सारे इंटरनेशनल फ्रेंचाइजेज हैं जिनको हमने बाकायदा बॉयकॉट किया हुआ है, लेकिन खैर अगर एग्जाम्पल लेना चाहें तो पाकिस्तान में जो मैकडोनल्ड्स है, क्या वो पूछता होगा इंडिया के मैकडोनल्ड्स से? या जो इंडिया का मैकडोनल्ड्स है वो क्या पूछता होगा यूएस के मैकडोनल्ड्स से? या जो लेट सपोज अगर कोई यूएई का मैकडोनल्ड्स है, क्या वो पूछता होगा यूएस के मैकडोनल्ड्स से कि भाई हमें क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए? वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि हर मैकडोनल्ड को अपने रीजन के बारे में पता होगा। फिर लिखा हुआ है गिविंग अथॉरिटी टू मैनेजर्स एट डिविजनल लेवल एंड बिलो हेल्प्स टू मोटिवेट द मैनेजमेंट टीम। एक फायदा ये है कि यहाँ पे जब मैनेजमेंट खुद डिसीजन मेकिंग कर रही होती है, लोअर मैनेजमेंट या जूनियर मैनेजमेंट खुद डिसीजन मेकिंग कर रही होती है, तो उनका मोटिवेशन लेवल बहुत ज्यादा होता है। उनको लगता है कि यार हमें ओनर्स वाली इज्जत मिल रही है। तीसरा एडवांटेज ये है कि यहाँ पे डिसीजन मेकिंग क्विकली करनी होती है, क्योंकि यहाँ पे आप हर मैटर को जो है हेड ऑफिस पे डिस्कस नहीं करते, तो यहाँ पे कोई डिस्कशन वगैरह नहीं हो रही होती। लास्ट एडवांटेज ये है कि ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, जहां दिन में एक एक ब्रांच में हजार हजार डिसीजंस लेने होते हैं, और उस एक एक मुल्क के अंदर 50-50 ब्रांचेस होती हैं, दुनिया के अंदर कोई हजारों ब्रांचेस होती है, तो इट इज इम्पॉसिबल कि हेड ऑफिस में सारे मैटर्स को लेके जाया जाए। तो तभी बहुत सारे मैटर्स की वजह से हेड ऑफिस तक बात पहुंचती ही नहीं है, तो ये भी एक एडवांटेज है। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया, चेन ऑफ कमांड पढ़ लिया, स्पैन ऑफ कंट्रोल पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। अब रह गया वर्क स्पेशलाइजेशन, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट और डिपार्टमेंटलाइजेशन। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ये तीन नहीं लिखे हुए, कोई लिखे हुए नहीं लिखे हुए तो कोई मसला नहीं, हम खुद लिख लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। सही है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट लिख ही रहे तो साथ में मालिक लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट भी पढ़ लो। सही है, लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, व्हाट इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट? कहूंगा इट इज अ समराइज्ड vertical distribution of management in an organization based on the power and responsibility they have. It is the summarized vertical distribution of management in an organization based on the power and responsibility they have. ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, अपने एम्प्लॉय को वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो उनकी पावर और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बेसिस पे। सर यहाँ पे आपने वर्ड यूज किया समराइज, इसका मतलब समझने के लिए आपको लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट समझना पड़ेगा। इट इज अ वर्टिकल distribution of management in an organization based on the power and responsibility they have। ठीक है सर, लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में लिखा है कि इट इज द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट लिखा है कि इट इज अ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन द पावर एंड रिस्पांसिबिलिटी दे हैव।
अब सर इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क ये है कि एक में समराइज्ड का वर्ड लिखा हुआ है और एक में समराइज्ड का वर्ड नहीं लिखा हुआ। व्हाट इज समराइज्ड? सही है, व्हाट इज समराइज्ड? अच्छा सभी हो गया, चलो खैर। व्हाट इज समराइज्ड? अब यहाँ पे समराइज्ड ये है कि लेट सपोज आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी हायरार्की कुछ इस तरीके से: सीईओ, वीपी, डायरेक्टर, मैनेजर। सही है, उसके मैनेजर, इसके बाद आपके पास आ जाता है असिस्टेंट, उसके बाद आपके पास आ जाता है इंटर्न। ये आपके पास हायरार्की है, ठीक है। अब ये जो इंटर्न, यहाँ तक आपके पास हायरार्की है, तो यहाँ पे आपके पास जो लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट है कितनी? 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे आपके पास लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट है 6। इट इज अ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनेजमेंट, या इट इज द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन द पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे हैव। पावर की बात मैंने की थी कि सीईओ की पावर वीपी पे है, वीपी की पावर डायरेक्टर पे है, डायरेक्टर की पावर मैनेजर पे है, मैनेजर की पावर असिस्टेंट पे, असिस्टेंट की पावर इंटर्न पे। सही है। इसी तरीके से इंटर्न की रिस्पॉन्सिबिलिटी असिस्टेंट पे, असिस्टेंट इंटर्न रिस्पॉन्सिबल असिस्टेंट को, असिस्टेंट रिस्पॉन्सिबल है मैनेजर को, मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है डायरेक्टर को, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल है वीपी को, और वीपी रिस्पॉन्सिबल है सीईओ को। तो ये आपके पास वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये कहलाएगा लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट। दिस इज कॉल्ड लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आपको पता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या कहलाएगा? कि यहाँ पे अगर आप इसकी समरी बना दो, यहाँ पे आप इसकी समरी बना दो, लेट सपोज आप ऐसे कर दो कि 1 पे आपने कर दिया सीईओ, सही है, 2 पे आपने कर दिया वीपी, 3 पे आपने कर दिया डायरेक्टर, 4 पे आपने कर दिया मैनेजर, 5 पे आपने कर दिया असिस्टेंट, 6 पे आपने कर दिया इंटर्न। अब यहाँ पे आपने सीईओ और वीपी को समराइज कर दिया इनटू टॉप मैनेजमेंट, सही है। डायरेक्टर को और मैनेजर को आपने कर दिया मिडिल मैनेजमेंट, असिस्टेंट को और इंटर्न को आपने कर दिया लोअर मैनेजमेंट। तो ये जो है आपके पास, ये जो है आपके पास क्या हो गया? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, लेकिन समराइज। तो आपके पास 10 लेयर हो, अगर आप उनको लेयर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में कन्वर्ट करोगे तो आप उनको क्या करोगे? 3 में करोगे: टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आपके पास 6 लेयर्स जो थी, मैंने उनको 3 लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सर क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ कि लेट सपोज मैं डायरेक्टर को भी टॉप मैनेजमेंट में कर दूं, तो टॉप मैनेजमेंट में आ गए 3, मिडिल में आ गया 1, लोअर में आ गए 2? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ ऐसा भी हो सकता है। क्या सर ऐसा हो सकता है कि टॉप मैनेजमेंट में सिर्फ मैं कर दूं सीईओ, वाइस प्रेसिडेंट, डायरेक्टर, मैनेजर को मैं कर दूं मिडिल मैनेजमेंट पे, असिस्टेंट और इंटर्न को कर दूं मैं लोअर मैनेजमेंट में? ऐसा भी हो सकता है। हाँ ऐसा भी हो सकता है। आपने उन लेयर्स को 3 लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो फिर से लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट, इट इज अ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन द पावर एंड रिस्पांसिबिलिटी दे हैव। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने लेफ्ट साइड पे नजर आ रही है: सीईओ, वीपी, डायरेक्टर, मैनेजर, असिस्टेंट, इंटर्न। 6 हो गया। और अगर मैं लेट सपोज यहाँ पे ऊपर देखता हूँ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे, तो इट इज अ समराइज्ड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन द पावर एंड रिस्पांसिबिलिटी दे हैव इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है? आपके पास समराइज्ड है, 3 लेवल्स में समराइज कर दी: टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट। आई होप आपको लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट और लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट भी समझ आ गया होगा। सही है। अब आपके पास रह गया वर्क स्पेशलाइजेशन और डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब वर्क स्पेशलाइजेशन को समझ लेते हैं। अब इन्हें जो है हम क्या करते हैं कि यहां पे मैं आपको बता रहा हूं वर्क स्पेशलाइजेशन या डिवीजन ऑफ लेबर। आप इसको वर्क स्पेशलाइजेशन या फिर आप इसको डिवीजन ऑफ लेबर भी कह सकते हैं।
वर्क स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब ये होता है कि जहां पे आप हर इंडिविजुअल को उसकी एक्सपर्टीज के हिसाब से कोई भी स्पेसिफिक काम दे देते हो, इंस्टेड आप उससे मल्टीपल जनरलाइज काम कराओ, इज कॉल्ड वर्क स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। कि आप किसी भी इंडिविजुअल को उसकी स्पेशलाइजेशन की बेसिस पे कोई स्पेसिफिक टास्क दे देते हो, इंस्टेड ऑफ कि उसको मल्टीपल जनरलाइज काम दे दो, तो उस इंडिविजुअल की उस स्पेसिफिक काम में वर्क स्पेशलाइजेशन बढ़ जाएगी और आप डिवीजन ऑफ लेबर क्रिएट कर दोगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ एन इंडिविजुअल is given a task, specific task based on his own expertise, instead giving him generic, instead giving him multiple generic tasks so that he may specialize in that particular task is called work specialization and organization can get proper division of labor। ऑर्गेनाइजेशन को डिवीजन ऑफ लेबर मिल जाएगी। इसकी छोटी सी एग्जांपल दूंगा। आपके पास 3 एम्प्लॉय थे, ए बी सी। ए को आपने कहा कि भाई आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हो, आपने कॉल्स भी करनी है, आपने एसएमएस भी चलाने हैं और आपने सोशल मीडिया भी देखना है। बी को भी ये कह दिया, सी को भी ये कह दिया। अब जब आपने तीनों को जनरल टास्क दे दिए ना, तो पता है क्या होगा? पहला मसला कि ए बी और सी कुछ लोगों को सेम कॉल्स कर देंगे, तो यहाँ पे डुप्लीकेशन, ट्रिप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वर्क का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ए ने एक बंदे को कॉल की, बी ने भी गलती से उसी को कॉल कर दी, सी ने भी गलती से उसी को कॉल कर दी। वो जो बंदा है ना, उसकी हड़ी आएगी क्या? आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या वो कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है कि हर बंदा मुझे कॉल कर रहा है, तो मैं तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में एडमिशन नहीं लूंगा। या लेट सपोज ये भी मसला हो सकता है, एक और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क का एक होता है कि एफिशिएंसी नहीं आती है। एफिशिएंसी क्यों नहीं आती है? आपका 9 घंटे के टाइमिंग्स थे, आपने 9 घंटे में से 3 घंटे कॉल्स करने का सोचा, 3 घंटे एसएमएस चलाने का, 3 घंटे सोशल मीडिया करने का। जब आप 3 घंटे कॉल्स कर लोगे, जब तक आप कॉल्स के रिदम में आओगे, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप एसएमएस करना शुरू करोगे। अभी आप एसएमएस कर रहे हो, खराब खराब खराब, जब आप थोड़ा सा बेहतर होना शुरू होगे, आप सोशल मीडिया पे आ जाओगे। आप सोशल मीडिया खराब कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, जब बेहतर होना शुरू होगे, आपका दिन खत्म हो जाएगा। तो पूरे दिन में जब आप शुरू के 1-2 घंटे खराब करके जब अपने काम की स्पेशलाइजेशन में आते हो, रिदम में आते हो, हार्मनी में आते हो, सिंक्रोनाइजेशन में आते हो, आपका काम चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी नहीं आ रही होती है, प्रोडक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज होती है। फिर एक काम से दूसरे काम में स्विच करने में भी कुछ घंटे जा रहे होते हैं, कुछ मिनट्स जा रहे होते हैं, तो स्पेशलाइजेशन नहीं आती। तो ज्यादा बेहतर है कि एक बंदे को मैं कॉल्स दे देता, वो शुरू से लेकर एंड तक कॉल्स करता, एक बंदे को एसएमएस दे देता, वो शुरू से लेकर एंड तक एसएमएस चलाता, तीसरे बंदे को सोशल मीडिया दे देता, वो शुरू से लेकर एंड तक सोशल मीडिया करता। तो एक बंदा सोशल मीडिया मार्केटर बन जाता, एक बंदे को एसएमएस की एक्सपर्टीज आ जाती, एक बंदे को कॉलिंग की एक्सपर्टीज आ जाती। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड वर्क स्पेशलाइजेशन। लास्ट में आपके पास है डिविजन। डिविजन जो है मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा रहा हूँ, उसमें आपको डिविजनल डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा, तब मैं आपको सिखा दूंगा। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे ही वाइंड अप करते हैं। आई होप आपको आज की ये वाली क्लास समझ आ गई होगी। अच्छा, बाय द वे, मैंने आपको अभी भी ये जो ना जो शेप नहीं बताया है, वो मैं बिल्कुल आपको एंड में बताऊंगा, जब हम लोगों ने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ ली होगी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।